dear Compass with Lensities. How are you all? I hope you all are healthy and fit. और ऐसे ही रहना भी है आप लोगों को. चलिए बच्चों, मैं फिर आ गई हूँ आपके पास क्लास 6 का लेसन 7 लेकर, जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है. बच्चों, हम अपने आसपास दिन में पता नहीं कितनी बार हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, है ना. कभी हम घर में होते हैं तो हम घर में भी देखते हैं, हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में देखते हैं, मार्केट में होते हैं तो मार्केट में देखते हैं. हम एवरीवेयर बहुत तरीके की चीज़ें देखते हैं, जिसमें से कुछ तो लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. और हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. आप तो अभी 6th स्टैंडर्ड में है, तो आप तो अभी भी अपने बचपन में ही है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में और डिटेल में पढ़ाई करेंगे. तो चलिए बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा, जिससे कि आपको इजीली पूरा चैप्टर लर्न हो सके. Let's start living and non-living. Many things that we see around us every day are living or were once alive. बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पर लिखा हुआ है every day are living और were once alive. लिविंग से मतलब जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जो जिंदा है. और वंस अलाइव का मतलब होता है बच्चों जो पहले जिंदा थे, आज के टाइम में उनका कुछ भी नहीं है. चाहे इसमें प्लांट्स आ रहे हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे एनिमल्स है, कुछ भी चीज़ है, वो पहले जिंदा थे, अलाइव थे, और वो उनकी डेथ हो गई, डेड हो गए, तो उसके बाद अब वो नहीं है, तो उसी को वंस अलाइव बोला गया है. बट वॉट डज इट मीन्स टू बी लिविंग. अब ये लिविंग का मतलब क्या आ जाता है? ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट यू सी अराउंड यू आर लिविंग. जो भी आप अपने आसपास एनिमल्स और प्लांट्स को देख रहे हैं, प्रेजेंट, आई एम अगेन रिपीटिंग, प्रेजेंट में बात हो रही है, देख रहे हैं, वो लिविंग होती हैं. अदर ऑब्जेक्ट्स दैट यू नोटिस एवरी डे. और बाकी की जो दूसरी चीजें हैं जिन्हें आप डेली में देखते हैं, सच एज कार्स, रॉक्स, ब्रिक्स, बकेट्स, बॉटल्स एक्सेट्रा, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होती है. ब्रिक्स होती है बच्चों, ईंटों को बोलते हैं, जिनसे घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं. रॉक्स होती है चट्टाने. ठीक. थिंग्स सच एज फर्नीचर, क्रिकेट बैट्स, हॉकी स्टिक्स एंड कॉक्स. कॉक्स होती है बॉटल, कांच की बॉटल के ऊपर लगाने वाला जो कैप होता है. हम यूजुअली प्लास्टिक बॉटल्स यूज करते हैं, तो हमें पता है कि जो उनका ढक्कन होता है वो प्लास्टिक का होता है, बट कॉक वुड का बना हुआ होता है. आर मेड अप ऑफ वुड. ये सारी सामान जितना भी है ये वुड से बना हुआ होता है. यू कैन टेल देम डेड थिंग्स. अब इन सब सामान को आप लोग क्या बोलेंगे कि ये तो डेड थिंग्स है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. दो the trees from which the wood was taken to make these things were once living. लेकिन अब ये जो ट्री था जिससे ये वुड मिली है और ये सामान बनाया गया है, वो once living ट्री था, क्योंकि वो पहले, क्योंकि ट्री को काट दिया, काटने के बाद ही उसकी वुड ली गई है और उस वुड से ही ये सारा सामान बना. तो वो जो ट्री था वो तो डेड हो गया ना, एक तरह से वो तो खत्म हो गया, तो उसको क्या बोला गया है? वंस लिविंग. आई होप अब आपको ये वंस लिविंग और लिविंग का दोनों का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा. अब इसी में फैक्ट्स में भी देखते हैं. देखिए, इसमें पहले बोला जाता था, 200 साल पहले की बात है, कुछ लोग सोचते थे कि लिविंग थिंग्स अचानक से ही डेवलप हो गए नॉन लिविंग थिंग्स से. जैसे कि दे थॉट फॉर एग्जाम्पल दैट मैगॉट्स डेवलप्ड. मैगॉट्स होते कीड़े. मैगॉट्स डेवलप्ड फ्रॉम डिकेइंग मीट. मैगॉट्स जो हैं वो जो मीट होता है खराब हो गया, फेंक दिया, उस पर ही डेवलप हो रहे हैं, तो वो उसके वजह से हुए हैं, उन्होंने इनको डेवलप किया. The experiments of the Italian scientist. अब लेज़ेरो स्प्लेंज़ानी, ये जो था
इन्होंने जो ये साइंटिस्ट थे जो 18th सेंचुरी के हैं और लुइस पैस्चर जो कि 19th सेंचुरी के हैं, तो उन्होंने ही ये बताया था कि ये जो लोग सोचते थे इस बारे में वो करेक्ट नहीं है। नाउ टेक नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों की क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं या क्या फीचर्स है, तो वो हम देखते हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब मैटर से ही बने हुए होते हैं। मैटर क्या होता है मैं पहले भी वीडियोस में अपनी समझा चुकी हूँ, जो स्पेस लेता है और जिसमें मास होता है, मास मतलब वेट। ये भी आपके बुक में ही है। You have already read that matter occupies space, जो जगह घेरता है, चाहे छोटी सी पिन है चाहे बहुत बड़ी मशीन है। और वेट होता है, मास अगेन मतलब होता है मास का वेट। तो किसी भी चीज में वेट होता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। Thus all living and non-living things have mass and occupy space। इसी तरह से हम कह सकते हैं जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं सब में वेट होता है और वो सब जगह घेरती हैं अपनी अपनी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक तो हमने वो वाला फीचर देखा, अब दूसरा फीचर भी देख लेते हैं। अनदर कॉमन फीचर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज दैट दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट। अब वो तो हमने देख लिया कि जगह घेरती है और वेट भी होता है, लेकिन उनको वो बनाते कैसे हैं, सबकी अपनी एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसी के थ्रू वो चीजें चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है वो सब तैयार होता है। अब स्ट्रक्चरल यूनिट बच्चा ये जो पूरा पैरा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसी में आ रहा है अ नॉन लिविंग थिंग लाइक अ चॉक कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स अंटिल यू गेट द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ चॉक। आप कोई चॉक लेंगे, कुछ भी लेंगे, इसमें चॉक का एग्जाम्पल दे रखा, कुछ भी चीज लेंगे, आप इरेजर ले, तो अब आपने चॉक को लिया है तो चॉक को आप छोटे से छोटे पार्ट में भी तोड़ते चले जाएंगे, जितना छोटा आप तोड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसको और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। तो वो ही जो चीज है, यू हैव रेड दैट अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो ये हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की। ये आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे इसी क्लास में नहीं आगे तक की आपसे क्लास में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, तो यू हैव टू आंसर द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या पता चला हमें, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गया है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। मॉलिक्यूल्स को जोड़ते जाएंगे तो वो एक मैटर तैयार हो जाएगा। सो अ मॉलिक्यूल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ चॉक। तो अगेन क्वेश्चन आपका रेज हो रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो मॉलिक्यूल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। थस मॉलिक्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका स्ट्रक्चरल यूनिट मॉलिक्यूल्स होता है। लेकिन अब आती है बात लिविंग थिंग्स की, तो लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होता है। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग इज अ सेल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूल्स मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चरल यूनिट पूछे जाते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स का मॉलिक्यूल्स हो गया और लिविंग थिंग्स का सेल्स हो गया। एक एक सेल को जोड़कर वो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज को जोड़ने के बाद ऑर्गन्स बन जाते हैं, बॉडी बन जाती है। तो सेल्स वेरी इन साइज एंड शेप। अब सेल्स भी साइज और शेप पर डिपेंड करते हैं, सबके सेम नहीं होते हैं। चाहे लिविंग में आप ह्यूमन बींग्स ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, प्लांट्स ले लीजिए, सबका अलग होता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग थिंग्स। एक लिविंग थिंग के अंदर बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। अब वो कैसे है, जैसे सेल्स का हमारी खुद की बॉडी है, हम फूड खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एक्सक्रीशन होता है
और ब्रीदिंग होता है, बहुत सारे काम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो सबका अपना अपना पार्ट होता है। डाइजेशन के लिए डाइजेशन के सेल्स यूज आएंगे, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीशन के सेल्स आएंगे, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन के। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के सेल्स बॉडी में होते हैं लिविंग थिंग्स के। सेल्स कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के थ्रू हम सेल्स को देख सकते हैं। इस तरीके का एक एक, जैसे ईंट जोड़ दी जाती है, ईंट जोड़ने के बाद एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है, इसी तरह से हम सब की बॉडीज के अंदर ये सेल्स जोड़ जोड़ कर ही वो टिश्यू तैयार हो जाते हैं। बट ये जो सेल है ये अनियन पील का है बच्चों। हो सकता है अभी तो कोरोना की वजह से स्कूल्स ऑफ हैं, जब स्कूल्स खुलेंगे तो हो सकता है आपके स्कूल्स में ये अनियन पील का आपको सेल दिखाया जाए। तो लेकिन ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। जैसे फिगर में अभी मैंने दिखाया था, शोज सेल्स इन एन अनियन पील एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मज़ा आ रहा है ना आप सबको? तो अब यही लेते हैं। फर्स्ट हम एक्टिविटी ले लेते हैं इसमें। ऑब्जर्व अ लिविंग थिंग लाइक अ डॉग एंड कंपेयर इट टू अ लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। एक डॉग को लिया है इन्होंने एक्टिविटी में और उन्होंने एक नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर किया है। सच एज ए स्टोन, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग कौन सा हो गया? स्टोन। मतलब डॉग को स्टोन से कंपेयर किया है। व्हाट डिफरेंस कैन यू लिस्ट? अब आपने दोनों चीजों को देखा तो अब क्या क्या चीजें बता सकते हैं कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है? तो इसी का आंसर है, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व सम डिफरेंसेस सच एज मूवमेंट। सबसे पहला तो मूवमेंट हो गया। स्टोन यानी पत्थर वो एक जगह पड़ा हुआ है, बट डॉग तो एक जगह नहीं बैठ सकता, वो तो इधर से उधर घूमता रहेगा। इनटेक ऑफ फूड, फूड को खाना, वो भी एक बहुत मेजर डिफरेंस आ गया। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता है बच्चों जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है, जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उसे बाहर निकालना। और रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन होता है सांस लेना, रेस्पिरेशन। तो ये सारे काम की वजह से हम डॉग और स्टोन में डिफरेंस बता सकते हैं बहुत इजीली। वी नॉर्मली रिकॉग्नाइज अ लिविंग थिंग बाय इट्स एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग और रनिंग। अब ये तो है ही, इसके अलावा कोई घूम रहा है, कोई भाग रहा है, या कोई काम कर रहा है, या डांस कर रहा है, या अपना बैठकर कुछ भी कर रहा है, तो वो भी मूवमेंट जो हो रहा है बॉडी का, उसके थ्रू भी हम लिविंग थिंग्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी पहचान सकते हैं। बट लेकिन यहाँ फिर एक क्वेश्चन रेज हो गया, बट अ रोबोट कैन ऑल्सो वॉक। आजकल तो बहुत ज़्यादा रोबोट्स का हो गया है, तो रोबोट्स तो वॉक भी करते हैं और एक कार भी तो चलती है, तो हम उसे भी तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, विल यू कॉल अ रोबोट और अ कार अ लिविंग थिंग? अब जब वो वॉक कर रही है और चल रही है, तो क्या आप इन दोनों चीजों को लिविंग थिंग कहेंगे? ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कॉमन तरीके के होते हैं, दैट आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते। Let us study some of the features of living things, both animals and plants. अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ाई करेंगे, समझेंगे कि वो कौन कौन से खूबियां हैं, फीचर्स हैं जो कि बोथ एनिमल्स और प्लांट्स में आती हैं। Now let's start characteristics of living things. अब characteristics हम आ गए हैं इस टॉपिक पे, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। Several living things move. बहुत सारे, ज़्यादातर लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, ये हमें पता है। यू कैन सी एनिमल्स मूविंग, दे मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, डॉग हो गया, हॉर्स है, काऊ, बफलो, बहुत सारे एनिमल्स, जैसे बर्ड भी हो गई है, तो वो सब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपनी फूड की खोज के लिए, अपनी शेल्टर यानी जहाँ पर उन्हें रुकना है, रहना है, और कई बार अपनी एनिमीज से भी बचने के लिए।
तो वो एक जगह से जो दूसरी जगह घूमते हैं। बिसाइड्स देयर बॉडी पार्ट्स मूव इन, इसी वजह से वो अलग अलग तरीके से उनके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। नेक्स्ट इसी में आ रही है, तो एनिमल्स की बात हुई थी, यहाँ प्लांट्स की आ रही है। प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। प्लांट्स तो कहीं पर भी नहीं जाते हैं अपने फूड और शेल्टर के लिए। हाउएवर यू कैन ऑब्जर्व मूवमेंट इन द प्लांट, फिर भी आप उन प्लांट्स में कुछ प्लांट्स में मूवमेंट देख सकते हैं, जैसे कि व्हेन यू टच द लीव्स ऑफ द मिमोसा और टच मी नॉट बच्चे छुई मुई का प्लांट होता है, जिसे आप हल्का सा टच करेंगे तो उसकी लीव्स फौरन बंद हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है ना, कोई बहुत ज्यादा एकदम से किसी को कुछ होता है, टच करते के साथ ही वो एकदम आओ बोलता है, तो बोलते हैं ना छुई मुई का प्लांट, छुई मुई जैसी हो तुम तो ऐसे बोल दिया जाता है। तो इसका मतलब इसी तरह से ये प्लांट भी है। और इन सनफ्लावर्स, अब जैसे सनफ्लावर ही है, सनफ्लावर अपना फेस सन की तरफ ही रखता है, तो सनफ्लावर एज इट टर्न्स टू फेस द सन, जैसे जैसे सन की फेसिंग चेंज होती है पूरे दिन में, सनफ्लावर की भी फेसिंग सन की तरफ ही मूव होती है। सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आर ऑल्सो विजिबल, इसी तरीके के कुछ मूवमेंट ऑर्किड ट्रीज, जो कि कचनार हिंदी का वर्ड है बच्चों, ऑर्किड ट्रीज को कचनार बोला जाता है। कचनार की लीव्स में भी देखा जा सकता है, और कुछ लोटस में और वाटर लिली में भी इस तरीके के मूवमेंट्स देखे जा सकते हैं। एज यू हैव सीन सम नॉन लिविंग थिंग्स कैन मूव टू, अब इसमें हमने सारी प्लांट्स और एनिमल्स की बात करी है जो मूव कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स भी तो मूव कर रहे हैं, बट दे डू नॉट हैव द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन उनमें जो लिविंग थिंग्स में दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कार है, कार भी तो मूव कर रही है, लेकिन बाकी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स के, बाकी के उसमें नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चों, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब सेल्स से बने हुए होते हैं। अब वो भी कैसे है, योर स्कूल बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स अरेंज्ड इन लेयर। स्कूल की जो बिल्डिंग है, आपका घर है या कोई ऑफिस है, कुछ भी आप देखते हैं वो सब ब्रिक्स से बना हुआ आता है, जिसे कि अरेंज करा जाता है एक साथ, ब्रिक्स को एक साथ लगा के। अ ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन मतलब वही हो गया किसी भी बिल्डिंग को बनाना, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, ब्रिक, क्योंकि ब्रिक के बिना किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। इसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बच्चों हर चीज आ जाती है जो लिविंग थिंग में है। उसमें अंडरग्राउंड वाटर में भी जो पानी के रहने वाले प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और बाहर के हो गए हैं, उड़ने वाले हो गए, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हैं, सारे ह्यूमन बींग्स हैं, हर चीज आ जाता है, मतलब हर तरीके के आ जाते हैं उसमें, तो उन्हीं को ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। वो भी बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें की सेल्स बोला जाता है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, लेकिन कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो केवल एक सेल के बने हुए होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं। अलग अलग तरीके का सेल यूज होता है बॉडी में। मैंने आपको ये भी समझाया था कि डाइजेशन के लिए डाइजेशन वाले सेल होंगे, और रेस्पिरेटरी के लिए उसके सेल्स होंगे, एक्सक्रीशन के लिए उसके होंगे, लेकिन कुछ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो केवल एक ही सेल पर काम होता है, एक ही सेल के बने हुए होते हैं, और वही उसी वन सेल की वजह से ही वो सारा काम उसी सेल के थ्रू करते हैं। तो ऑल बैक्टीरिया वो कौन कौन से हैं, ऑल बैक्टीरिया, यीस्ट, सम प्लांट्स में जैसे कि जो वाटर के अंदर है, लिविंग इन वाटर, आर कॉल्ड वन सेल्ड यानी यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, और सेलुलर सेल को बोला है, तो यूनिसेलुलर यानी वन सेल्ड। यहाँ से यहाँ तक का आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर अमीबा, पैरामीशियम एंड मैनी अदर एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल सेल। तो अमीबा, इसमें भी आपका ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों की कौन से
एनिमल हैं जो वन सिंगल सेल के बने होते हैं, तो अमीबा, पैरामीशियम और भी दूसरे एनिमल्स। मेनली हमें अमीबा का और पैरामीशियम का पता होता है। नेक्स्ट क्लास में अमीबा के बारे में आपको पूरा डिटेल में आएगा। सेल चैप्टर में ही यही वाला चैप्टर आपका आगे तक चलता है बच्चों, तो ये आपके लिए बेसिक हो गया। तो उसमें आप अमीबा का देखेंगे कि कैसे वो अपना खाना खाता है, कैसे वो एक्सक्रीट करता है, कैसे वो अपना खाना पकड़ता है और कैसे वो रेस्पिरेट करता है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, रिप्रोडक्शन वगैरह, वो केवल अमीबा के लिए ही होंगी। तो यही वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिंगल सेल को कौन सा होता है, अमीबा। देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ सेल्स थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। अब इनकी वजह से, क्योंकि सिंगल सेल के ही होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, तो इसी वजह से पूरी इनकी जो लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब हम लोग हैं, जैसे हम गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, चोट लग जाती है, या और भी बहुत सारे रीजन की वजह से सेल डैमेज हो जाते हैं। कई बार सेल डैमेज हो जाते हैं तो सेल की वजह से ही, वो प्रोटीन की वजह से ही उनकी जगह पर जो डैमेज हो जाते हैं सेल, उनकी जगह पर नए सेल्स अपने आप ही बन जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स दैट मेक अप इट्स बॉडी, मेरा यहाँ से छूट गया। द बिगर द एनिमल, जितना बड़ा एनिमल होगा, द ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स मेकअप इट्स बॉडी, उतने ज़्यादा सेल्स उसकी बॉडी में बनेंगे, या ये बोल सकते हैं उतने ज़्यादा सेल्स उसकी बॉडी को बनाने के काम आएंगे। बट दे ऑल्सो बिगेन देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, लेकिन फिर भी उनकी जो लाइफ शुरू होती है वो सिंगल सेल के थ्रू ही होते हैं। सिंगल सेल को लेंगे तब उनको हम लेयर करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे, तभी तो आगे बनेगा बॉडी का। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स ग्रो। अब लिविंग थिंग्स का एक और फीचर है, एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, वो ग्रो होते हैं, यानी उनकी बॉडी ग्रो होती है, तो उसके बारे में है। लिविंग थिंग्स यूजुअली डू नॉट रिमेन द सेम साइज। यूजुअली हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स का कोई साइज सेम नहीं होता है, वो बढ़ता है। यू हैव इंक्रीज्ड इन साइज एज यू हैव ग्रोन ओल्डर। आप भी पहले बहुत लिटिल बेबी थे, लिटिल बेबी से आप और बड़े हुए, और बड़े से अब 6th स्टैंडर्ड में आ गए, देन आप 12th में आएंगे, देन और बड़े होंगे, फिर पापा जैसे हो जाएंगे, मामा जैसे हो जाएंगे, फिर अपने दादा दादी जैसे हो जाएंगे, नाना नानी जैसे हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये ग्रोथ ही आ रही है, ओल्डर ओल्डर होते चले जाएंगे। अ स्मॉल पपी, ऐसे ही एनिमल्स में क्या है, एक छोटा सा पपी बड़ा होने के बाद में, ग्रो होने के बाद एक डॉग बन जाएगा। स्मॉल सीडलिंग ग्रो, एक छोटा सा बीज वो प्लांट बन जाएगा। तो यही सब ग्रो में आ जाता है। मैनी ऑफ देम ग्रो टू बिकम टॉल ट्रीज। अब इनमें से कुछ जो सीड्स है, प्लांट्स बने, वो प्लांट्स इनमें से कुछ जो ट्री बन जाएंगे, लंबे लंबे बड़े बड़े ट्री बन के तैयार हो जाएंगे। द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज अ क्रिस्टल और अ हीप ऑफ सैंड। अब यहाँ पर आ रहा है, जो लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स से अलग होती है। जैसे आप क्रिस्टल है या हीप ऑफ सैंड है, हीप ऑफ सैंड का भी जैसे एग्जाम्पल होता है बच्चों, ढेर आंधी चल रही है और मिट्टी उड़ उड़ के वो धीरे धीरे इकट्ठी होकर बहुत ऊंची होती चली जा रही है। तो वो, लेकिन इससे ग्रोथ तो उसमें भी हुई है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स से अलग हुई है। ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स अकर विद इन द ऑर्गेनिज्म बाय द डिविजन ऑफ सेल। ग्रोथ जो हो रही है लिविंग थिंग्स में, वो तभी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब सेल्स का डिवीजन होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल के बने हुए होते हैं, एक सेल के बने हुए होते हैं, तो उनकी ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ अकर्स ओनली इन द साइज ऑफ द सेल। उनकी ग्रोथ केवल साइज जो सेल का होता है उसमें ग्रोथ होती है।
इन नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड। इसका मतलब वही आ गया, जैसे आपने बुक है, एक सिंगल बुक रख रखी है आपने, अब आपको ये पिक्चर में भी समझ आ रहा होगा, एक सिंगल बुक रखी है, लेकिन अब आपने लाकर मार्केट से और ले आए, आपको जरूरत पड़ी तो उस सिंगल बुक के ऊपर और बुक्स रख दी, और जरूरत पड़ी तो और ले आए, तो और बड़ी बड़ी बुक्स आप रखते चले जा रहे हैं एक के ऊपर एक, तो वो एक तरह से ग्रोथ ही हो रही है। उसमें नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ तभी होगी जब आप उसको बाहर से मटेरियल को और ऐड कर देंगे। कोई भी किचन का सामान है, आप चिप्स लाए, अपने लिए टॉफीज लाए, तो और ले आए, तो उनकी ग्रोथ क्या हो गई, वो बढ़ गई, ठीक है, लेकिन वो इसी तरीके से बढ़ी है। नेक्स्ट इसमें है एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर दे हैव रीच्ड अ सर्टेन साइज एंड एज। एनिमल्स की ग्रोथ तभी तक होती है केवल जब वो अपनी सर्टेन साइज और एज में नहीं पहुंच जाते। जब एक फिक्स एज हो जाती है उनकी और साइज हो जाता है, उसके बाद उनकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। Whereas plants continue to grow, लेकिन जबकि प्लांट्स कंटिन्यू ग्रो होते चले जाते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में, जब तक उनकी लाइफ है किसी भी प्लांट की, वो ग्रो ही होते रहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन होता है जीवन काल, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग थिंग की अपनी एक लिमिट होती है जिंदगी जीने की, लाइफ जीने की, उसके बाद उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो वही है, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है, ग्रो होता है और फिर उसके बाद में डाई हो जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। जितने भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब की लाइफ स्पैन भी अलग अलग ही होता है, यानी जीवन काल, उनका जो लाइफ होती है वो अलग अलग होती है कि वो कितना टाइम जिएंगे। जैसे यहाँ पर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे इसमें है बैक्टीरिया की 20 मिनट्स है, हाउस फ्लाई की 1 to 4 months, माउस की होती है 2-3 years, स्क्वायरल की 8 to 9 years, डॉग की 12 to 14 years, लॉबस्टर की होती है 20 years, लाइन, हॉर्स, ऑस्ट्रिच, इन सब का बच्चों दे रखा है। ये हमें पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरा, हमें जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि किसकी कितनी लाइफ है, कितना वो अपनी जिंदगी जिएंगे। नेक्स्ट, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। एक और फीचर आगे, रिप्रोड्यूस, यानी वो अपने सेम काइंड का रिप्रोड्यूस करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अपने ही सेम तरीके का। जैसे अगर डॉग है तो डॉग वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो वो काऊ को नहीं करेगा, वो डॉग को ही करेगा, तो उसी को बोला है बच्चों, ओन देयर ओन काइंड, देयर ओन काइंड। ऑल एनिमल्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, कैट्स, काउस गिव बर्थ टू न्यू एनिमल्स लाइक देमसेल्फ। जैसे वो खुद दिखाई देते हैं, वैसे ही ये सब भी अपने बेबीज को या रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने बेबीज को बॉर्न करेंगे, तो वो सेम वैसे ही होंगे। वी ऑल नो दैट बेबी बर्ड हैच फ्रॉम एग्स। हमें सबको पता है बेबी बर्ड एग्स को हैच करती है, यानी सेती है, हिंदी में बोलते हैं सेती है, सेना मतलब हो जाता है वो बर्ड्स जो होती हैं वो एग्स के ऊपर बैठती हैं, और वो इस तरह से बैठते हैं बच्चों, उनके एग्स टूटते नहीं हैं, वो इस तरह से बैठती हैं। और वो जब उन्हें वार्मथ मिलती है एग्स को, तो फिर वो उसके अंदर से डेवलप होना शुरू हो जाता है बेबी, और फिर वो एक टाइम के बाद में, फिक्स टाइम होता है, एक टाइम के बाद में वो एग्स ब्रेक हो जाता है और उसमें से बेबी निकल आता है। द बर्ड सिट्स ऑन द एग्स, जैसे यहाँ पिक्चर में ही दे रखा है, ये एग है, उसके बाद में यहाँ हैचिंग हुई, तो यहाँ से धीरे धीरे ये डेवलप होता हुआ फिर लास्ट में एग ब्रेक हो जाता है और बेबी बाहर आ जाता है। टू कीप देम वार्म, अब जो बर्ड बैठी है उसके ऊपर वो गर्म रखने के लिए बैठी है, क्योंकि वार्मथ चाहिए। बेबी बर्ड कम आउट, बेबी बर्ड कम आउट ऑफ द एग्स आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों बाद बेबी बर्ड बाहर आ जाती है,
फ्रॉग्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स, मॉस्किटो, ये सब भी एग्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करती हैं। कुछ तो बेबी बॉर्न करते हैं, लेकिन कुछ एग्स के थ्रू करते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड, ज्यादातर प्लांट्स सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। कैन यू इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ लिविंग थिंग्स कुड नॉट रिप्रोड्यूस? अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या हम सोच सकते हैं कि अगर कोई भी रिप्रोड्यूस ना करे, कोई भी लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस ना करे तो क्या होगा? बच्चों, पूरी अर्थ पर से लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग लाइफ सब खत्म हो जाएगी। देयर वुड बी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, है ना? ये तो हमें सबको पता है, तभी तो ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस से मतलब होता है बच्चों रिस्पॉन्स करना। आपने गर्म चीज को हाथ लगाया तो एकदम आप फौरन पीछे कर लेते हैं। आपको बहुत मतलब अजीब तरीके का आपको सेंसेशन आ रहा है, शिवरिंग आ रही है, डर लग रहा है और आप रिएक्ट कर रहे हैं। जो एकदम से रिएक्ट करना होता है तो उसी को स्टिमुलस कहा जाता है। What happens when you accidentally touch a hot utensil? यूटेंसिल होता है बर्तन। अगर आपने बाई चांस गलती से किसी यूटेंसिल को टच कर लिया तो क्या होगा? यू क्विकली विड्रॉ योर हैंड। विड्रॉ मतलब हो जाता है बाहर निकालना या फिर हटा लेना। आप फौरन एकदम से बिना कुछ सोचे ही हैंड को अपना हटा लेंगे। द विड्रॉइंग ऑफ योर हैंड इज अ रिस्पॉन्स। अब जो ये हाथ एकदम से अपने आप बिना कुछ सोचे फौरन हट गया, उसी को रिस्पॉन्स बोला गया है। द कॉज ऑफ दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द स्टिमुलस। और यही जो रिस्पॉन्स किया है, रिस्पॉन्स क्या किया है? हाथ को हटाने का रिस्पॉन्स किया है, लेकिन उसको हमने क्या बोला? वो स्टिमुलस हो गया। अगेन स्टिमुलस का मतलब वही चीज हो जाती है बच्चों जो इंस्टेंट होती है, एकदम से करते हैं बिना कुछ सोचे, तो वो स्टिमुलस हो गया। विच इन दिस केस इज द हॉट यूटेंसिल, जो हॉट यूटेंसिल में हुआ है। वाई डू द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट? मिमोसा को ही टच मी नॉट कहा जाता है। ये यूजुअली हमें टच मी नॉट के नाम से ही हम इस प्लांट को जानते हैं। कॉमनली कॉल्ड ड्रूप इफ इट्स टचेस इट। वो क्यों एकदम से बंद हो जाती हैं या फिर कह सकते हैं सूख जाती हैं? वो एकदम से क्यों ऐसा होता है? तो टच इज द स्टिमुलस, क्योंकि टच जो हुआ है वो स्टिमुलस है और उसी की वजह से ये रिस्पॉन्स दिया गया है, जो कि एकदम से बंद हो गई लीव्स या सूख गई या कोई और रीजन। टू विच द सेंसिटिव प्लांट रिस्पॉन्ड्स बाय फोल्डिंग इट्स लीव्स। यही होता है टच मी नॉट प्लांट बच्चों। जब इसको टच किया जाता है तो फौरन इस तरीके से बिल्कुल बंद हो जाता है। आप देखिए कितने फैली हुई है इसकी लीव्स और टच होने के बाद बिल्कुल ऐसे बंद हो गई। इसी तरीके से कीप अ स्मॉल पॉटेड प्लांट। अब एक छोटा सा प्लांट को आप बिल्कुल विंडो के पास में रखेंगे जहां पर से लाइट अंदर आ रही है। Again repeating, keep a small potted plant near a window through which light can come in. After a few days, कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे? You will notice that the tip of the plant bend towards the direction from where the light is coming in. अब कुछ दिनों बाद हम नोटिस करेंगे, बहुत ध्यान से देखने पर ही पता चलेगा बच्चों कि जो टिप है, यानी बिल्कुल टिप होता है बिल्कुल ऊपर का पार्ट, तो प्लांट का वो ऊपर का पार्ट थोड़ा सा उस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, झुक जाएगा जहां पर से लाइट आ रही है। क्योंकि उस प्लांट को, किसी भी प्लांट को, ग्रीन प्लांट को सनलाइट की जरूरत होती है, तो उसकी वजह से जहां से भी लाइट आ रही है वो उस साइड पूरी तरीके से झुक जाएगा। दिस रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। इसी को फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है, ये जो प्लांट ने रिस्पॉन्स किया है। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरे तरीके से देखते हैं, एनिमल्स जैसे कि कॉकरोच एंड अर्थवर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट।
कॉकरोचेस तो घर में कई बार हम देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। तो आपने नोटिस किया है कभी भी कहाँ जहाँ भी अंधेरा होगा कॉकरोचेस वहीं मिलेंगे, और आप लाइट ऑन कर देंगे तो वो वहाँ से फौरन फुर्र हो जाएंगे, फौरन भाग जाएंगे, क्योंकि वो लाइट में नहीं रुकते हैं, वो तो अंधेरे में, गीली जगह में, ऐसी जगह पर ही वो रहते हैं। इसी तरीके से अर्थवर्म है, तो ये लाइट से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे प्लांट को लाइट की जरूरत होती है, वो उधर चला जाता है, तो कॉकरोचेस और अर्थवर्म लाइट में नहीं अंधेरे में रहते हैं। रूट्स हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो टूवर्ड्स द अर्थ। रूट्स की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों? वो जब भी ग्रो करेंगी वो अर्थ के और अंदर डीप में जाती चली जाएंगी। और स्टेम की क्या होती है टेंडेंसी? स्टेम जो है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। रूट्स अंदर की ओर बढ़ती हैं, अर्थ के अंदर डीप जाती हैं, और स्टेम बाहर की तरफ ग्रो करती हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम टूवर्ड्स एंड अगेंस्ट द अर्थ। रूट्स और स्टेम का अर्थ से, जैसे टूवर्ड्स का मतलब हो गया है जो रूट्स के बारे में बात कही है, और अगेंस्ट का मतलब हो गया जो स्टेम्स के लिए बात कही है। तो अर्थ के अंदर और अर्थ के ऊपर इस जो रिस्पॉन्स किया गया उस रिस्पॉन्स को जियोट्रोपिज्म कहा गया है। ये आप लोगों को टर्म्स पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है, तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अक्सर ये डिफाइंस में भी पूछ लिया जाता है, तो शायद आप लोगों को बच्चों समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली सच एज टेम्परेचर, टच, लाइट एंड साउंड। और बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर में बढ़ गया टेम्परेचर, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, गर्मी में क्या रिस्पॉन्स होता है? पसीना निकल रहा है। ठंड में क्या होता है? विंटर्स में हमें शिवरिंग हो रही है, ठंड लग रही है, कपकपी आ रही है, तो ये भी हो गया एक स्टिमुलस। टच, टच में किसी ने ठंडे हाथ लगा दिए तो हम एकदम से पीछे हो जाते हैं, ठीक है। या फिर अगेन टच में वही कोई हॉट यूटेंसिल पर आपने हाथ लगा दिया, या कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी पर हाथ लग गया है और शॉक लग गया। लाइट में क्या होगा? लाइट में होगा जब आपकी आइज के ऊपर सीधा कोई टॉर्च से लाइट डाले, या किसी भी तरीके की बहुत तेज लाइट हमारे आंखों पे पड़ती है तो हम एकदम बंद कर लेते हैं फौरन लाइट। या फिर बहुत कम रोशनी होती है और उसमें हमें कुछ देखना पड़ जाए तो हम बहुत ध्यान से अपनी आंखों को छोटा सा करके देखते हैं ना, तो वो चीज़ हो गई। साउंड में क्या हो सकता है? साउंड में बहुत तेज साउंड चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, शोर हो रहा है, या आप कहीं फैक्ट्री के पास है तो आप अपने कान बंद कर लेते हैं एकदम से, तो ये भी स्टिमुलस हो गया है ना। तो ये इस तरीके के भी और हो सकते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि और कौन कौन से स्टिमुली रिस्पॉन्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं खाती ना कुछ भी फूड। आप किसी को भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। हाउ डू यू फील व्हेन यू डू नॉट गेट फूड ऑन टाइम। आपको कैसा लगेगा जब आपको टाइम पर फूड नहीं मिले? खाने का टाइम हो गया, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा और आपको फूड नहीं मिल रहा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी को खाने की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स देम एनर्जी टू ग्रो। अब फूड की वजह से बच्चों कई बार हमें बहुत वीकनेस भी महसूस होती है, तो हम खा लेते हैं कुछ तो हमारे को एनर्जी मिलती है। ऐसे ही जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं आप अच्छा खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। फिर दूसरा, एक तो एनर्जी के लिए हो गया, टू मूव एंड फॉर आर अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देयर बॉडीज। अब फूड की और किस लिए ज़रूरत होती है? मूविंग के लिए ज़रूरत होती है, और बाकी जो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोसेस चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो हो रहा है दिन रात, तो उसके लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स। ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बनाते हैं अपनी लीव्स के अंदर, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है।
एज दे मेक देयर फूड देमसेल्व्स। अब ऑटोट्रॉप्स का भी मतलब क्या हो गया है कि जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। ऑटो मीन्स क्या होता है, अपने आप, ट्रॉप्स मीन जो खाना बना रहे हैं। दे डू नॉट मूव अबाउट लाइक एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड। वो तो प्लांट्स तो एनिमल्स की तरह अपने फूड के लिए इधर उधर नहीं घूमते हैं, तो वो अपना खुद ही बना लेते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉप्स हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल्स गेट देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स। बहुत सारे जंगली जानवर जो होते हैं, शेर, चीता, पता नहीं बहुत सारे जो होते हैं, वो सब दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, तो उन्हें उनका फूड वैसे मिलता है। अदर्स ईट ओनली प्लांट्स। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, उन्हें भी अपना फूड मिल गया। तो इस तरीके के एनिमल्स को हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। यहाँ से यहाँ तक का मार्क करेंगे। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स एज दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो एनिमल्स है चाहे प्लांट्स है, उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। अब लिविंग थिंग्स का एक और मेजर चीज पता चली है, डिफरेंस पता चला है, तो वो क्या है, एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीट करना। तो एक्सक्रीट क्या होता है, देयर आर सेवरल प्रोसेसेस गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे तरीके के प्रोसेस चलते रहते हैं दिन रात बिना रुके, जैसे कि सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। डाइजेशन, फूड खाया आपने तो उसका प्रोसेस चल रहा है अंदर डाइजेस्ट करने का, जिससे कि पूरी बॉडी को एनर्जी मिल सके। रेस्पिरेशन का हो गया, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, सेल्स तक भी पहुंच रहा है। रेस्पिरेशन का अलग से एक चैप्टर आपको आगे की क्लासेस में आएंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा तब। ड्यूरिंग दीज प्रोसेस सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है उसी दौरान पर कई वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हम घर में किचन में मम्मा खाना बना रही हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, खाना तो बन रहा है, पूरी प्रोसेस चल रही है किचन में खाना बनाने की, जिससे कि सबको टाइम पर खाना मिल जाए, लेकिन उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या निकल रहे हैं, जैसे सब्जियों के, फ्रूट्स के बहुत सारे छिलके होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारा और भी वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो सब ऐसे ही हमारी बॉडी में मिलता है, निकलता है। दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड एक्सेल्ड एयर व्हेन वी ब्रीथ आउट। अब यही जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ये सारा रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। किस फॉर्म में निकलता है, यूरिन के फॉर्म में, स्वेट यानी पसीने के फॉर्म में, और एक्सेल जो आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो उस फॉर्म में जो बाहर निकल रहा है वही हमारा सारा एक्सक्रीशन कहा जाता है। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट। इसी तरीके से प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं वाटर वेपर के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। इन दो तरीके से यहाँ से यहाँ तक आपको मार्क करना है बच्चों, यहाँ तक। जैसे प्लांट्स हैं कैसे एक्सक्रीट करते हैं, तो वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू करते हैं फ्रॉम स्मॉल पोर्स, वो भी स्मॉल पोर्स से बाहर निकालते हैं, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा इस तरीके का होता है, ये आपको अपनी आईज से, हमें नेकेड आईज से नहीं दिखाई देता है, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखना पड़ता है बच्चों। तो स्टोमेटा के थ्रू ये आप एक्सक्रीशन करते हैं। प्रेजेंट इन देयर लीव्स। अब ये स्टोमेटा कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है और स्टेम में होता है। Besides, some harmful substances are produced in plants as waste. इसी तरीके से हार्मफुल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के अंदर वेस्ट की तरह से। सम प्लांट्स रिमूव दीज वेस्ट। कुछ प्लांट्स तो इस वेस्ट को रिमूव कर देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एज सेक्रीशन करके। सेक्रीशन मतलब बाहर निकालना ही हो गया, तो उससे वो रिमूव कर देते हैं। अदर्स आर एबल टू स्टोर। लेकिन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर कर लेते हैं इन सच अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट, जिसकी वजह से वो प्लांट को नुकसान ना पहुंचा सके, तो वो उसे स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स रेस्पायर। लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं।
कोई भी नॉन लिविंग थिंग तो सांस नहीं लेगी। तो रेस्पायर का मतलब होता है बच्चों सांस लेना, ब्रीदिंग करना। टेक अ डीप ब्रीथ, मैंने तो कर लिया, आप भी करिए डीप ब्रीथ। द एयर यू ब्रीथ इन पासेस इनटू योर लंग्स, जो एयर ब्रीथ करी गई है ये हमारे लंग्स तक पहुंची है। हियर द ऑक्सीजन इन द एयर इज एब्जॉर्ब्ड, यहाँ जो हमने सांस ली है, ब्रीदिंग करी है, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है बच्चों, ये पता रहता है हमारी बॉडी को कौन सा ऑक्सीजन और कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट। अब वेस्ट क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हमने बाहर निकाल दिया। When you breathe out, this carbon dioxide is expelled from your body along with the unused air. Unused यानी हमारी बॉडी को इस एयर की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकल गई है। हमने क्या किया है? ब्रीथ आउट करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। यही जो प्रोसेस है यही रेस्पिरेशन कही जाती है। ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों ही रेस्पिरेशन के पार्ट हैं। द ऑक्सीजन ब्रीथड इन कंबाइंस विद द फूड, जो ऑक्सीजन हमने ली है अंदर वो हमारे फूड के साथ में मिक्स हो गई। दैट यू डाइजेस्ट एंड प्रोड्यूस एनर्जी, और जो फिर बाद में डाइजेस्ट हो जाएगी फूड के साथ में और हमारी बॉडी को हमें एनर्जी मिलेगी। वाई डू यू नीड एनर्जी? अब हमें एनर्जी की भी ज़रूरत क्यों होती है? हमने खाना खा लिया, इतना सब कुछ कर लिया, एनर्जी मिल रही है, बार बार बोल रही है, लेकिन एनर्जी की ज़रूरत है क्यों? वही पूछ रही है ये। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स, द ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज, हाथ और पैरों को हिला रहे हैं, अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहे हैं। एंड द ब्रीदिंग ऑफ योर हार्ट यूजेस एनर्जी, और जो हार्ट से ये बीटिंग है, मैंने ब्रीदिंग बोल दिया, और जो हार्ट की बीटिंग भी हो रही है वो भी एनर्जी को ही यूज कर रही है। यू यूज एनर्जी व्हेन यू रीड अ बुक। अब आप भी पढ़ रहे हैं इस टाइम और मैं भी पढ़ा रही हूँ, तो क्या हो रहा है? हम लोगों की एनर्जी लग रही है। When you think and when you eat, even जब हम think यानी कुछ सोच रहे होते हैं और कुछ खा रहे होते हैं, तब भी हमारे को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखा बच्चों, एनर्जी की हमें कितनी छोटी छोटी चीज़ों में भी ज़रूरत पड़ती है, केवल भागने दौड़ने खेलने डांस के लिए ही नहीं होती। ऑक्सीजन इज द प्राइमरी नीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको सबसे मेन ज़रूरत ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद किसी और चीज़ की होती है। ऑक्सीजन के बाद ही बच्चों सब खाना पीना ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर ऑल द टाइम, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हर समय दिन रात 24 आवर्स रिस्पायर करते हैं, है ना। तो ये कितना ज़रूरी है। ऑल लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, जितने भी लैंड एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन जो हवा में है उसके थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। एनिमल्स लाइक काउस, डॉग्स एंड बर्ड्स ब्रीथ लाइक अस। जितने भी एनिमल्स हैं जो लैंड पर रहते हैं, इसमें केवल 2-3 के एग्जाम्पल दिए हैं, जितने भी लैंड पर रहते हैं वो सब हमारी तरह से ही ब्रीद करते हैं जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं। द अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन, अर्थवर्म अपनी स्किन से ब्रीदिंग करता है। कॉकरोचेस जो ब्रीदिंग करते हैं वो बहुत, उनकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे से सेल्स होल्स बने हुए होते हैं, उनके थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। फिश ब्रीथ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, फिश जो ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली हुई होती है उसके थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन वो भी गिल्स से करती हैं। स्पेशल तरीके का उनके बॉडी में बना हुआ होता है जिसे गिल्स बोलते हैं, गिल्स के थ्रू ही वो ब्रीदिंग करती हैं। इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ, प्लांट्स में जो ये एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है
उसी को बोला है। वो गैसेस टेक प्लेस थ्रू द टाइनी स्टोमेटा इन देयर लीव्स। स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, जो कि स्टोमेटा कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है। यू नो दैट प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। आप सबको पता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं जब फोटोसिंथेसिस का उनका प्रोसेस चल रहा होता है ड्यूरिंग द डे। और फोटोसिंथेसिस कब चल रहा होता है, डे के टाइम पर, क्योंकि सनलाइट की जरूरत होती है, तो उस टाइम पर वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और बाहर क्या निकलते हैं, ऑक्सीजन। तो इसीलिए ऑक्सीजन की हम सबको जरूरत होती है, तो इसी वजह से बोला जाता है प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा लगाओ, जिससे कि वो प्लांट्स ऑक्सीजन को छोड़े और हमें मिले, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी छोड़ी हुई गैस है, ब्रीद आउट करी हुई गैस है, वो पूरी तरीके से वो प्लांट्स ले ले। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट। इसी तरीके से जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स में भी पूरा दिन रात रेस्पिरेशन चलता रहता है। ड्यूरिंग द डे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गिवन आउट बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ड्यूरिंग द डे के टाइम पर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गिवन आउट बाय देम, जो ऑक्सीजन उन्होंने फोटोसिंथेसिस की वजह से बाहर छोड़ी है, यहां तक हो गया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब वो उस ऑक्सीजन से ज्यादा है जो रेस्पिरेशन में करी जा रही है यूज। सो ड्यूरिंग द डे प्लांट सप्लाई ऑक्सीजन टू एयर। तो अब इसी में हम क्या बोल सकते हैं, प्लांट्स जो है एयर में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। कब करते हैं, डे के टाइम में करते हैं। बच्चों आप सबको क्लियर हो क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है, जातियां जिन्हें बोलते हैं। स्पीशीज यू कम अक्रॉस वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत तरीके के हैं, बहुत सारे अनकाउंटेबल, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड उसमें बोल सकते हैं, लैंड पर बोल सकते हैं, वर्ल्ड में बोल सकते हैं, या हमारी लाइफ में बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आर दे ऑल अलाइक, क्या वो सब सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं? सर्टेनली नॉट, शायद नहीं। अ डॉग डिफर्स फ्रॉम अ कैट। अब वो भी कैसे, एक डॉग कैट से अलग होता है, एक कैट पिग से अलग होती है, पिग गोट से अलग होती है। तो इसी तरीके से हर चीज अलग होती है। ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर तरीके का जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये है, हैज मैनी इंडिविजुअल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, यानी एक जैसे भी होते हैं। एक जैसे कैसे हो गए हैं, जैसे वुल्फ है, वुल्फ काफी हद तक डॉग की तरह दिखाई देता है ना। तो कुछ सिमिलर भी होते हैं। दीज इंडिविजुअल्स मे डिफर स्लाइटली, बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है, बट देयर फॉर्म, हैबिट और बिहेवियर, और लेकिन उनकी जो फॉर्म होती है, देखने में कई बार उनकी आदत या उनका बिहेवियर वो ऑलमोस्ट सेम होता है। सच अ ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब ये एक जैसे, अब जैसे डॉग्स ही हैं, डॉग्स का है, बहुत तरीके के डॉग्स होते हैं, बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं डॉग्स की, हमें पता है, छोटे बड़े, वाइट ब्लैक, बहुत खतरनाक, देखने में अजीब से, और बहुत सुंदर, बहुत क्यूट से। तो ये सब होते तो डॉग ही हैं, और इनकी फॉर्म, हैबिट और बिहेवियर भी सेम होता है। लेकिन अब जब ये जो डॉग का ग्रुप है जो अलग अलग स्पीशीज में है, इसी को हम स्पीशीज बोलते हैं, जो अलग अलग तरीके के होते हैं। होते एक जैसे हैं बट वो लगते अलग हैं, ठीक है, देखने में कई बार हो जाता है। द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स। जो स्पीशीज, एक ही स्पीशीज की, जैसे फिशेज है, फिशेज की जो स्पीशीज है उसमें बहुत तरीके की फिशेज है, व्हेल है, शार्क है, छोटी छोटी मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, और स्टार फिश है। बहुत सारी फिशेज होती है जिनके नाम भी नहीं पता, और जो आप देखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर भी होती है, बहुत खतरनाक भी होती है, तो वो भी फिशेस की स्पीशीज में आ जाती है। डॉग्स का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे कैट्स हैं, कैट्स भी बहुत तरीके की होती है,
यानी हम बोल सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। उसी को स्पीशीज बोला जाता है। तो वो बॉडी पार्ट में सेम होते हैं, लिव इन अ सेम हैबिटेट में यानी वातावरण में रहते हैं, ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, सेम तरीके का ही फूड खाते हैं। डॉग्स है तो वो डॉग चपाती तो खाएगा तो नॉन वेज भी खाएगा। नॉन वेज से मतलब हो गया जैसे चूहा मिल गया उसे तो उसके पीछे भागेगा, या कैट दिख गई तो उसके पीछे भागेगा। तो सभी डॉग्स में एक जैसी चीज होती है। एंड रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ, और रिप्रोडक्शन भी उसी तरीके का होता है। अ हॉर्स विल ऑलवेज रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस हॉर्सेस, हॉर्स एक हॉर्स को ही प्रोड्यूस करेगा। इट कैन नॉट प्रोड्यूस एन एलिफेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक डॉग है तो वो काऊ को रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, वो काऊ को ही करेगा अगर वो काऊ है तो, ठीक है। तो इट कैन नॉट, इसी में यही चीज आ रही है कि ये एलिफेंट को प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी वो अपने जैसा ही जो भी एनिमल होगा या जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने जैसा ही प्रोड्यूस करेगा। अ रोज प्लांट विल ऑलवेज प्रोड्यूस सीड फ्रॉम विच ओनली रोज प्लांट कैन ग्रो। रोज प्लांट से भी, केवल रोज प्लांट ही नहीं है, प्लांट्स में भी यही चीज है। मैंगो ट्री का जो सीड होगा वो मैंगो को ही प्रोड्यूस करेगा, ना कि बनाना को करेगा। बनाना का ट्री एप्पल को नहीं करेगा, वो बनाना को ही करेगा। ऐसे ही रोज प्लांट का जो सीड होगा वो रोज प्लांट को ही ग्रो कर सकता है। तो ये स्पीशीज में आ गया। देयर आर अबाउट 16 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, 16 लाख तरीके की स्पीशीज है एनिमल्स की, और 4 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, और 4 लाख प्लांट की स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड में। तो ये बच्चों इम्पॉर्टेंट है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है बच्चों। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा बच्चों। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कुछ चैप्टर्स होते हैं बच्चों जिसमें मैं आपको बोल देती हूँ कि अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आ रहा है तो वो वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ वीडियोस होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कुछ जो इजीली समझ नहीं आते एक बार में, और कुछ चैप्टर्स हमें बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोल देती हूँ किन्हीं किन्हीं चैप्टर्स में जो बहुत टफ होते हैं, अजीब तरीके के होते हैं। तो और कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो वीडियो आप वापस से रिपीट करके देखेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और रिलेशंस में अपनी शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलिएगा करना। तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टिल देन बाय बाय।